वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम चैप्टर 6 to 9। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी बार जो है देखे गए हैं सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में। सो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिए। और इससे पहले केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। इसके अलावा हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके एमसीक्यूज़ की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट करके आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ एन एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ए ह्यूमन किडनी एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। सो आपको यहाँ पर नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करना है क्योंकि जो एक्सक्रीटरी यूनिट होती है ह्यूमन किडनी की तो वो क्या है, नेफ्रॉन होता है। और जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जिसको बोलोगे आप वो क्या होगा, नेफ्रॉन। सो इसमें आपको ये पार्ट जो है वो लेबल करने हैं, बोमेन कैप्सूल, रीनल आर्टरी, ग्लोमेरुलस एंड कलेक्टिंग डक्ट। काफ़ी ईजी है। सो बोमेन कैप्सूल, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर, रीनल आर्टरी एंड glomerulus, this red part is glomerulus and collecting duct, this part is the collecting duct। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव वन एडवांटेज ऑफ हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ दीज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन आवर किडनीज। सो किडनीज के अंदर जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है, नेफ्रॉन है। सो इसका क्या फंक्शन है, सो व्हाट विल बी द फंक्शन दैट जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन है, दीज हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन एंड प्रॉपर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेज। सो जो भी यूजफुल सब्सटेंसेज हैं जो एक्सक्रीट होने से रोकता है उनको रीअब्जॉर्ब कर लेता है, वो क्या है, नेफ्रॉन है। एंड प्रॉपर फिल्ट्रेशन होती है उसके लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज मेंशन एनी टू सब्सटेंस विच आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज अ फिल्ट्रेट फ्लो अलोंग द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ दिस यूनिट। तो सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन कौन से इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंसेज है उनका होता है। सो सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड वाटर। सो जो भी इंपॉर्टेंट जो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनका रीअब्जॉर्ब दोबारा से ब्लड के अंदर हो जाता है जो कि फिर एक्सक्रीट नहीं हो पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टरी एंड वेन्स में डिफरेंस बताना है आपको। सो आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि ब्लड लेकर जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से पूरी बॉडी में जो है कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, ब्लड जो है उसका ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है ये इसका एक्सेप्शन केस रहेगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर कैसा ब्लड होता है, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल होती है वो थिक वॉल होती हैं क्योंकि इसमें ब्लड पंप होता है बाय द हार्ट। सो एक प्रेशर अप्लाई होता है। अगर इनकी जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिन होंगी तो ये जो वॉल हैं ज़्यादा प्रेशर के कारण वो रप्चर हो सकती हैं। So these are thick walled, highly muscular except arteries of cranium and vertebral column. So ये exception है। And third one is valves are absent। इसके अंदर जो है valve जो है वो absent होते हैं। And fourth one is blood in arteries move with pressure। तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि इसके अंदर जो है प्रेशर से ब्लड जो है वो पंप होता है। अगर हम वेन्स की बात करें, सो इन केस ऑफ वेन्स दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन केस क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स का। जो पल्मोनरी वेन्स हैं उसके अंदर जो है ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है क्योंकि ये लंग्स से ब्लड लेकर आती हैं पल्मोनरी वेन्स टू द हार्ट। सो इसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये थिन वॉल्ड होती हैं क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर से जो है ब्लड फ्लो नहीं करता इनमें। एंड वॉल्स आर प्रेजेंट विच प्रोवाइड यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो उसका और ब्लड यूनी डायरेक्शनल उसका फ्लो रहे। नेक्स्ट इज ब्लड इन वेन्स मूव अंडर वेरी लो प्रेशर। बहुत लो प्रेशर से फ्लो करता है और यही कारण है कि इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि यूनी डायरेक्शनल फ्लो हो और बैक फ्लो ना हो। और आर्टरीज के अंदर बैक फ्लो इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर एक प्रेशर से ब्लड जो है वो पंप होता है जिसके कारण बैक फ्लो होने के चांस नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के आपने नाम लिखने हैं जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर
are present in our digestive system are salivary amylase enzymes, pepsin enzyme, trypsin, lipase, pancreatic amylase. These enzymes are present in our digestive system. अब आपको प्रोसेस बताना है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स का. सो कार्बोहाइड्रेट का प्रोसेस कैसे होगा? दैट इज सलाइवरी अमाइलेज. माउथ से ही शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन. माउथ में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल स्टार्च को सिंपल शुगर फॉर्म में. और यहाँ पर एक पॉइंट आप कह सकते हो कि थोड़ी सी देर जब हम जो फूड है वो उसको चबाने के बाद वो मीठा लगने लगता है क्योंकि उसके अंदर का जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? शुगर में. सो द फूड विद कार्बोहाइड्रेट विच इज नॉट डाइजेस्टेड इन माउथ देन इट इज डाइजेस्टेड बाय अमाइलेज एंजाइम फ्रॉम द पेनक्रियाज टू फॉर्म द ग्लूकोज. आगे जाके ये पेनक्रियाज से जो एंजाइम निकलते हैं अमाइलेज है वहाँ पर जाकर ये पूरा डाइजेस्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज फैट्स. जो फैट्स है दैट इज बाइल फ्रॉम लीवर ब्रेक द बिग ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर वंस. और ये जो प्रोसेस है कि जो बाइल जूस है वो क्या करता है, जो बिग फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको तोड़कर ब्रेक करके स्मॉलर में चेंज कर देता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन. and is acted upon by lipase from pancreas which digest fats into fatty acid. पेनक्रियाज से जो जूस निकलता है लाइपेज एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि एक सिंपल फॉर्म है. नेक्स्ट थर्ड अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, सो प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन एंजाइम. प्रोटीन्स किससे डाइजेस्ट होते हैं? पेप्सिन एंजाइम से इन स्टमक टू फॉर्म पेप्टोन्स एंड दिस इज फर्दर डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन एंजाइम फ्रॉम पेनक्रियाज टू फॉर्म अमीनो एसिड्स. सो प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म क्या होगी? अमीनो एसिड्स होती है. एंड द एंजाइम प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम होते हैं फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. सो ये सिंपल जो सब्सटेंसेस होते हैं इनके लास्ट जो प्रोडक्ट होता है वो है प्रोटीन्स का अमीनो एसिड्स है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज है और फैट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. सो इस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज mention the component of the transport system in highly organized plants. State the function of these components. So transport system जो highly organized plants होते हैं उनके अंदर कैसे होता है? सो हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द वस्कुलर बंडल्स. और वस्कुलर बंडल्स में कौन होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम. सो जाइलम क्या करता है? जाइलम मूव वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल. इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा. ये आप 9th में भी कर चुके हो. सो ये जो जाइलम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दीज हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. नेक्स्ट इज फ्लोएम. फ्लोएम है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स. और वो क्या होता है? दैट इज स्टार्च एंड दैट जो फूड होता है लीव्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. और जो स्टार्च है वो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम. इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. सो 4 इसके जो है मेन पार्ट्स होते हैं फ्लोएम की. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड लेबल ऑन इट इसोफेगस, गॉल ब्लैडर, लीवर एंड पेनक्रियाज. ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है. एंड सेकंड इसका पार्ट देख लेते हैं. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स बट इट इज़ एसेंशियल फॉर डाइजेशन. जो बाइल जूस होता है उसके अंदर एंजाइम्स नहीं होते लेकिन वो डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है. हाँ, सो फर्स्ट ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है अगर आप देखोगे सो दिस इज द डायग्राम. ये के पार्ट क्या है? ईसोफेगस है. दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज पेनक्रियाज, दिस पार्ट इज लीवर एंड दिस पार्ट इज गॉल ब्लैडर एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक. एंड बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट इट कंटेन सोडियम, सॉल्ट एंड पिगमेंट्स. और ये जो सोडियम, सॉल्ट और पिगमेंट्स है ये क्या करता है? इट इमल्सीफाई फैट्स एंड मेक इट ईजी फॉर द एंजाइम टू एक्ट ऑन इट. यानी अभी हमने जो किया ये इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, यानी जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है. बाइल क्या करता है? बाइल इज अल्कलाइन इन नेचर. और जो स्टमक के अंदर फूड जो एसिडिक हो जाता है ये उसको अल्कलाइन करता है. सो इट मेक्स द फूड अल्कलाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके साथ साथ आप रिएक्शन भी कर लीजिएगा फोटोसिंथेसिस की जो कि काफ़ी सिंपल है. इवेंट्स क्या होंगे या स्टेप्स कह सकते हो आप फोटोसिंथेसिस के? फर्स्ट स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. सो क्लोरोफिल पिगमेंट के थ्रू जो है लाइट एनर्जी क्या की जाती है? एब्जॉर्ब की जाती है. देन नेक्स्ट इज
conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. So water molecule की splitting होती है और उससे क्या निकलता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है. एंड थर्ड प्रोसेस इज reduction of carbon dioxide to carbohydrate, that is addition of hydrogen. So reduction process है third process. So these three events are responsible mainly for the process of photosynthesis. Next question is what are the different pathway of oxidation of glucose. So ये भी important question है. ग्लूकोज का पाथवे आपको जो है यहाँ पर बताना है. ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और इन साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होती है एंड पायरुवेट बनता है. पायरुवेट दैट इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी. अब अगर ये जो पायरुवेट है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर इसका जो है ऑक्सीडेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ यीस्ट, तो क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. यहाँ पर इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और यहाँ पर एनर्जी वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं निकलती है. ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल जो है एनर्जी के यहाँ से फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, अगर ऑक्सीडेशन होता है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल इन मसल सेल्स, यानी ऑक्सीजन वो जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, सो इट विल फॉर्म लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी will be evolved here. Again this lactic acid ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है और ये लैक्टिक एसिड के कारण ही जो है जो हमारे लेग्स हैं उनमें क्या है, क्रैम्प्स आते हैं. उसके बाद थर्ड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये प्रोसेस कहाँ होगा, ये प्रोसेस होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. सो इसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिसके कारण एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में निकलती है. सो ये 3 जो है पाथवे हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, explain any 3 directional movement in plant. So 3 directional movement बतानी है and name the master gland present in the brain. So stimuli is responsible for the movement of the plant part towards or away from it. जो भी रिसेप्ट किया जाता है, कोई भी सेंसेशन जो प्लांट्स के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा रिसेप्ट की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, स्टिमुलाई, और उसके अगेंस्ट जो है हम क्या देते हैं, रिस्पॉन्स. सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द ट्रॉपिक मूवमेंट. सो फर्स्ट क्या है, फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट क्या होगा, फोटोट्रॉपिज्म. फोटो मीन्स लाइट. नेक्स्ट इज जियोट्रॉपिज्म. सो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द अर्थ और अवे फ्रॉम इट, तो वो क्या होगा, जियोट्रॉपिज्म. जियो का मतलब क्या है, अर्थ. नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म. व्हाट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मीन्स क्या होगा, हाइड्रो मीन्स वाटर. सो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ वाटर, वो क्या होगा, हाइड्रोट्रॉपिज्म. सो 3 टाइप्स की मूवमेंट हो गई. फर्स्ट मूवमेंट क्या है, फोटोट्रॉपिज्म, सेकंड जियोट्रॉपिज्म, थर्ड इज हाइड्रोट्रॉपिज्म. नेक्स्ट इज pituitary gland present in the brain is known as the master gland. So pituitary gland क्या होता है, master gland होता है. Question number 9 is name any 3 endocrine glands in human body and briefly write the function of each of them. So 3 endocrine glands. तो 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनका सिक्रीशन वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है, किसी डक्ट के थ्रू नहीं होता, वो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो फर्स्ट इज थायराइड ग्लैंड. सो इट सिक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन, जो क्या करता है, विच रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इन द बॉडी. सो ये इनके फंक्शंस जो हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटल एबिलिटी. सेकेंड इज एड्रिनल ग्लैंड. सो एड्रिनल ग्लैंड ये मेनली 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, बट इसमें इंपॉर्टेंट हमें एड्रिनालिन करना है. सो एड्रिनालिन हार्मोन क्या करता है, इट रेगुलेट ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट इज पेनक्रियाज. पेनक्रियाज जो है इट सिक्रीट 2 हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागन. सो ये जो पेनक्रियाज है इसको आप ड्यूअल नेचर का ग्लैंड भी कह सकते हो. ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है और साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है. सो इंसुलिन हार्मोन क्या है, इट लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, और जो ग्लूकागन हार्मोन है वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है. Next question is question number 10. What is reflex action? Describe the steps involved in a reflex action. So reflex action ये भी काफ़ी important question है. Reflex action it is defined as unconscious, automatic and involuntary response of effectors like muscles, glands to a stimulus which is monitoring through the spinal cord. तो ये जो है एकदम unconscious, automatic जो response है वो होता है, और ये जो monitor किसके थ्रू किया जाता है, spinal cord के थ्रू. spinal cord reflex actions को control
करता है। एंड इसका मैकेनिज्म क्या होगा, जो रिसेप्टर ऑर्गन है लाइक स्किन है वो क्या रिसीव करेगी, जो स्टिमुलाई है उसको रिसीव करते हैं एंड एक्टिवेट ए सेंसरी नर्व इम्पल्स। और जो मैसेज है वो किसको दिया जाता है, सेंसरी नर्व्स को। और सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं वो मैसेज को कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी इम्पल्स एंड किसके पास लेकर जाते हैं, स्पाइनल कोड। एंड द स्पाइनल कोड एक्ट एज मॉड्यूलेटर and the neurons of spinal cord transmit the sensory nerve impulse to the motor neuron। जो मैसेज है वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आता है, स्पाइनल कोड के पास आता है, स्पाइनल कोड से मोटर जो न्यूरॉन है उसको पास कर दिया जाता है एंड मोटर न्यूरॉन कंडक्ट दीज इम्पल्सेस टू द इफेक्टर्स लाइक लेग मसल्स विच रिस्पॉन्ड बाय द पुलिंग बैक द ऑर्गन्स अवे फ्रॉम द हार्मफुल स्टिमुलस। और उसके लिए फिर जो भी जो ठीक रिस्पॉन्स होना चाहिए वो जो है रिस्पॉन्स कर दिया जाता है, यानी जो मैसेज है वो मसल्स को भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी एंड शॉक। सो ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंग्स। 3 लेयर मेंबर से जो है कवर है एंड इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ मेनिंग्स एंड ब्रेन कैविटी फ्लूड, कैविटी जो फ्लूड है उसके अंदर वो जो है उसके अंदर फिल होता है और उस फ्लूड का नाम क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड। एंड द हार्ड स्कल कवरिंग द मेनिंग्स एंड दस मेनिंग्स CSF और स्कल प्रोटेक्ट अवर ब्रेन फॉर अ सर्टेन एक्सटेंट। यानी जो स्कल है उसके अंदर जो फ्लूड है और जो मेनिंग्स लेयर हैं वो सब मिलके हमारे ब्रेन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम 2 मेन पार्ट्स ऑफ हिंडब्रेन एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच। सो 2 मेन पार्ट्स क्या है, 2 मेन पार्ट्स ऑफ हिंडब्रेन आर मेडुला एंड सेरिबेलम। मेडुला लाइक इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है एंड सेरिबेलम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 1 मार्क। सेरिबेलम का फंक्शन है कि बॉडी का जो पोस्चर है, बैलेंस है, उसको मेंटेन करना। Next question is what is synapse and in a neuron cell how is an electrical impulse created and what is the role of synapse in this context। So सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स एक गैप है बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स और उस गैप को ही सिनेप्स बोला जाता है। एंड हियर द एक्सोन टर्मिनल ऑफ 1 न्यूरॉन इज इन क्लोज ऑफ द डेंड्राइट ऑफ द सेकंड न्यूरॉन एंड व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेज ए नॉब लाइक नर्व एंडिंग ऑफ एन एक्सोन ए टीनी अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज रिलीज। यानी अगर एक जो है ये आपके पास जो है नर्व एंडिंग्स है और यहाँ से क्या होगा, दैट विल बी द सेल बॉडी। ये जो स्पेस है इसको सिनेप्स बोला जाता है और इसके अंदर जब इम्पल्स आती है तो यहाँ पर एक केमिकल सिक्रीट कर दिया जाता है और उस केमिकल का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। एट सिनेप्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट इनटू केमिकल। जो सिग्नल यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पर आके एक केमिकल में चेंज हो जाते हैं दैट कैन ईजिली क्रॉस ओवर द गैप एंड पास ऑन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। और इस केमिकल की फॉर्म में ही जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को पास कर दिए जाते हैं एंड यहाँ पर जाकर ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे गेट कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, स्टेट हाउ इट फंक्शंस। सो मेन थिंकिंग पार्ट क्या है, द फोरब्रेन। फोरब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन हैविंग थिंकिंग टिश्यूज एंड इसके अंदर जो रीजन है विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स लाइक स्किन, आइज, ईयर, टंग, नोज। सो जो भी रिसेप्टर्स है उनसे जो सेंसेशन है वो रिसीव की जाती हैं बाय द फोरब्रेन एंड इन द फोर separate area of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptor as well as with information that is already stored in the brain. Based on this a decision is made about how to respond। जो भी sensory जो sense organs हैं उनसे हमें जो भी sensation मिलती है, जो भी stimuli मिलता है उसको interpretation करना और कैसे decision making कैसे होता है वो सारा जो function है वो कौन करता है, हमारा फोरब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 इज वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज साल्ट एडवाइजेबल। तो हम आयोडाइज साल्ट जो है वो क्यों हमारे लिए लेना ज़रूरी है। सो आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड। आपको पता है हमारी नेक में थायराइड ग्लैंड होता है और उससे आयोडीन जो है उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि आयोडीन की प्रेजेंस में ही थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होगा, सिक्रीट होगा एंड थायरॉक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। इफ आयोडीन इज डेफिशिएंट इन अवर डाइट, यानी
यानी अगर हम आयोडीन नहीं लेते हैं तो क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी है कि हमें गॉइटर डिजीज़ हो जाएगी, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा और जो थायराइड ग्लैंड है वो उसका साइज जो वो एनलार्ज हो जाता है, कॉजिंग स्वेलिंग ऑन द नेक। एंड सो आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट कंटेन प्रॉपर कंटेंट ऑफ आयोडीन। हमें जो है आयोडीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, बहुत कम अमाउंट में ही चाहिए, जो कि सॉल्ट के थ्रू हमारी बॉडी में उसकी जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर अमाउंट हम ले लेते हैं। एंड सो दस टू अवॉइड डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन आयोडाइज्ड सॉल्ट इज़ रिकमेंडेड। इसलिए ही कहा जाता है कि नमक थोड़ा खाएं लेकिन अच्छा खाएं। सो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। सो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस क्यों दिए जाते हैं? सो डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू द लेस और नो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इंसुलिन बाय पेनक्रियाज। डायबिटीज़ कब होती है? जब पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है। उससे क्या होगा, अगर बॉडी में इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा है, इट मीन्स जो ब्लड शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है, वो हाई हो जाता है और इंसुलिन कन्वर्ट एक्स्ट्रा शुगर प्रेजेंट इनटू द ग्लाइकोजन। और इंसुलिन क्या करता है, जो भी ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा शुगर है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता रहता है। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं है तो वो फंक्शन नहीं होगा यहाँ पर। सो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ दे आर गिविंग इंजेक्शन इंसुलिन टू कंट्रोल देयर ब्लड शुगर लेवल। यानी अगर पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रही है तब इंसुलिन के इंजेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं।